नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नीरज सर की क्लासेस लगातार आ रही हैं, लेकिन आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, जहां पर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से आप मेरे द्वारा ज्यामिति मेंसुरेशन जो पोर्शन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को बहुत परेशान करता है, बच्चे बड़ा इस चीज से बड़ा तंग आते रहते हैं, मैं वहां से इसकी शुरुआत करूंगा। बगैर ज्यादा वार्ता आपसे किए हुए सीधे हम पॉइंट पर बातचीत करेंगे। तो आज से जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत मैं बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये गणित की वो शाखा, जिसे बेसिक में बेसिक से अगर हम बातचीत करें तो हमने पढ़ा है कि अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। रेखा गणित एक तरीके से ज्यामिति का ही नाम है, जिसके अंतर्गत हम रेखाओं के बारे में, बिंदुओं के बारे में, आकृतियों के बारे में विशेषकर अध्ययन करते हैं। तो आइए बस सीधे सीधे हम पहले आपको बताते हैं कि आकृतियां किस तरीके की होती हैं, फिर हम प्रतिदिन आज से आपको बताए देंगे। सीरीज कंटिन्यू लगातार रहेगी और यहाँ से हम करेंगे क्या, प्रतिदिन एक एक आकृति हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बारे में आपको बेसिक्स क्लियर कराएंगे, साथ साथ में उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हल करेंगे ताकि पहले थोड़ा सा हमारा बेस मजबूत हो। उसके बाद आने वाले दिनों में हम एक सीरीज लेकर के आएंगे जहां पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आइए बगैर किसी समय को जाया करके सीरीज से शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि फिगर आकृतियों को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आकृतियां बेसिक्स आपकी जो है वो दो पोर्शन में हम लोग कर लेंगे। एक होती है 2D और दूसरी होती है 3D। एक होती है 2D और दूसरी होती है 3D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। कौन कौन सी आकृतियां 2D में आती हैं और कौन कौन सी 3D में आती हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 2D के अंतर्गत जो चीज हमको पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे? वृत्त, जिसे हम कहते हैं सर्किल। और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? दूसरी चीज पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। और तीसरी चीज उसके बाद क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हमें इधर पढ़ना है। बेसिक्स और भी चीजें जो होंगी हम आप ही क्लियर कराएंगे, जो बेस पहले है उस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे और चतुर्भुज पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 2D फिगर के अंतर्गत। फिर 3D में हमें क्या क्या पढ़ना है? 3D में हमें पढ़ना है घन, घन के बाद हमें पढ़ना है घनाभ, घनाभ के बाद हमें पढ़ना है बेलन, बेलन के बाद हमें पढ़ना है शंकु, शंकु के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोला, गोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला, और अर्धगोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक आकृति ज्यादातर कंप्यूटर एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपके सारी चीजों को क्लियर करता चलूंगा, छिन्नक। तो इतनी सारी आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। सब लोग जानते हैं क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, एक्सेट्रा जो भी है। हम लोग बेसिक एक चीज से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2D क्या है और 3D क्या है। ये 2D का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या, हमने दोनों आकृतियों को अलग अलग क्यों लिखा है। आप बेसिक से बचपन से तीन चीजों को आप सुनते चले आ रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसी आकृतियां, ऐसे फिगर जिनमें सिर्फ कोई दो ही विमाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मतलब तीसरी जो विमा ऊंचाई है वह उसमें सन्निहित न हो, तो उन वाले फिगर्स को हम बोलते हैं 2D फिगर। तो आपका शायद संशय क्लियर हुआ होगा कि 2D फिगर्स किनको बोलते हैं, जिनमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, मतलब उसमें सिर्फ दो ही विमाएं रहती हैं, तीसरी विमा ऊंचाई जो होती है वह क्या होती है, इन दोनों की तुलना में नगण्य होती है। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई क्या होती है, नगण्य होती है, मतलब लगभग लगभग ना के बराबर होती है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही विमाएं हैं, लंबाई है और चौड़ाई है। उसके बाद 3D फिगर्स क्या है, आपको साफ साफ सामने लिखा दिख रहा है कि 3D 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसके साथ साथ क्या हो, ऊंचाई भी हो, अर्थात तीनों विमाएं उसके अंतर्गत हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो सारे फिगर्स क्या कहलाएंगे, 3D फिगर्स। और हम बात करने से पहले आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जो 2D फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स का सिर्फ हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कभी भी इनका आयतन नहीं पूछा जाता है, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि 3D फिगर्स में जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, ऐसी आकृतियों का ही हम क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल के साथ साथ इनका हम आयतन भी ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब 2D फिगर्स का कभी भी आपको आयतन नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता भी दूं, एक थोड़ा सा रोचक चीज है, बहुत लोग जब हम कभी वृत्त या गोला पढ़ते हैं तो हमेशा बोर्ड पर या कभी कॉपी पर हमेशा ऐसे बना देते हैं, चाहे वृत्त बना रहे हो चाहे गोला बना रहे हो, अमूमन ऐसा ही फिगर हम बनाते हैं।
तो लोग पूछते हैं कि वृत्त और गोले में अंतर क्या है। तो पहली बात साफ साफ दिख रहा, वृत्त एक 2D फिगर है और गोला कैसा फिगर है, 3D फिगर है। ठीक है, गोले में सर ऊंचाई होती है, वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते। गोले का हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। आयतन से शायद आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आयतन का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कितनी पदार्थ की मात्रा आ सकती है, वह उसका आयतन कहलाता है या धारिता कहलाता है। ये चीज आप सब लोग जानते हैं, बेसिक्स है। तो उसके बाद क्या है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि एक गिलास में कितना पानी आ सकता है, तो एक गिलास में हमेशा उतना पानी आएगा जितना उसका आयतन होगा। एक है ना, एक कमरे के अंदर कुल कितनी हवा आ सकती है, एक कमरे के अंदर उतनी हवा आ सकती है जितना उसका आयतन होगा। तो आयतन से समझ सकते हैं कि किसी चीज के अंदर धारण करने की कितनी क्षमता है, वो क्षमता ही उस आकृति का आयतन कहलाती है। तो चलिए बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2D फिगर्स को हम लोग पढ़ेंगे आज, और 2D फिगर में भी सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, वृत्त को पढ़ने वाले हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता दिया था कि आज हम सिर्फ बेसिक चीजों को सीखेंगे। वृत्त क्या, उसका फिगर सीखेंगे, जो टर्म उसमें यूज होते हैं उन टर्म पर हम बातचीत करेंगे। जो फार्मूला फिनोमिना जो भी यूज होता है हम बारी बारी से उस पर डिस्कशन करेंगे, और बेसिक्स के बाद फिर थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ताकि जो भी संशय अब तक हमारे मन में पलता चला आ रहा है, जिससे इसको हम बड़ा हार्ड मानते हैं, हम कहते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उन सारी चीजों पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को बगैर किसी लेट के, मैं बार बार बोल रहा हूं समय, और प्लीज वीडियो स्किप न करें। ये नहीं कि थोड़ी सी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी पूरा देखिए, और बगैर स्किप ये देखिए, बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही आसानी के साथ। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोला, वृत्त सीखेंगे, और वृत्त में भी क्या है, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं, सर्किल। अच्छा, मैं वृत्त को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या कोई लोग बिंदु के बारे में जानते हैं कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है। ये सारे वो टूल हैं जो हमारे पास होने चाहिए। जैसे अगर एक हम भवन का निर्माण करना चाहें तो हमारे पास ईंट होनी चाहिए, सीमेंट होनी चाहिए, भौरंग होनी चाहिए। तो ये सब वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको भवन बनाने में क्या उनकी आवश्यकता लगती है। तो बस उसी तरीके से क्या है, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सारी चीजों को हमें नॉलेज पहले से होना चाहिए अगर कभी हम ज्योमेट्री का अध्ययन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु क्या होता है। यहां से आप जुड़ जाइए मेरे साथ और छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते चलिए, अपने माइंड में बैठाते चलिए। तो सबसे पहला मैं बात करने जा रहा हूं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट। अगर इसकी हम डेफिनेशन की पहले बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि बिंदु एक ऐसी आकृति है, नोट करिएगा कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी न कोई लंबाई होती है, न ही कोई चौड़ाई होती है, और न ही कोई ऊंचाई होती है। तो ये तो हो गई परिभाषा। और दूसरी बात, बिंदु होता क्या, कैसा फिर आखिर दिखता है जब न इसकी लंबाई है, न चौड़ाई है और न ही ऊंचाई है। तो सिंपली जब कभी हम पेन या पेंसिल की नोक को कभी भी किसी सरफेस पर रखते हैं तो एक छोटी सी आकृति बन जाती है, उभर करके सामने आ जाती है, और वो आकृति क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है, जिसे इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में से इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस सबसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शायद आप बिंदु के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब बिंदु अगर आप जान गए हैं तो आपके लिए वृत्त समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वृत्त की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वृत्त क्या है, वृत्त उन सभी बिंदुओं का एक बिंदुपथ है। वृत्त क्या है, वृत्त उन सभी बिंदुओं का एक बिंदुपथ है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली अभी आपको यहां दिखाऊंगा कि वृत्त क्या है तो आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं, बिल्कुल आने वाली हैं। बस आप आसानी से जुड़े रहिए। अगर आप पॉइंट समझ गए तो अच्छी चीज है। मैंने क्या बोला कि बिंदु उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है। मतलब पहले हमारे पास बहुत ढेर सारे बिंदु हैं, अलग अलग बिंदु, जैसे मैंने भी ये बिंदु ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये सब बिंदु हैं, है ना। तो ये सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ है जो एक किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। तो सबसे पहले एक हम निश्चित बिंदु बना लेंगे। हमने मान लिया कि ये निश्चित बिंदु है, थोड़ा मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, ये निश्चित बिंदु है, और जो ढेर सारे जो बिंदु हैं वह इस बिंदु से समान दूरी पर है। मतलब एक बिंदु अगर यहाँ है तो ये जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बनी, अब सारे बिंदु यहाँ से उतनी ही दूरी पर है। ये सारे बिंदु हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं फटाफट इसको बना के आपको दिखाता हूं। इस तरीके से सारे बिंदु हैं जो एक निश्चित बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। अब अगर इन बिंदुओं को हम मिलाता हुआ एक बिंदुपथ खींच दें इस तरीके से, तो ये हमारा क्या आकृति बन जाएगी, यही हमारा हो जाएगा सर्किल या वृत्त। सर्किल या वृत्त। अब जो ये बिंदुपथ बना, इस बिंदुपथ को नोटिस करिएगा, जो ये बिंदुपथ बना किससे बना है, इन बिंदुओं से बना है। तो इस बिंदुपथ को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि।
और जो ये निश्चित बिंदु था जिससे इस परिधि के सारे बिंदु समान दूरी पर थे, इस बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल या वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। और इसे इंग्लिश में हम किससे, सी अक्षर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बात आपके साथ समझ में आ चुकी होगी कि क्या है वृत्त का केंद्र, क्या है आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात, वृत्त की परिधि क्या है, आपसे नहीं पूछा जाएगा वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, लेकिन अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो हमेशा के लिए आपको आराम मिलेगी। उसके बाद क्या है, वृत्त की परिधि मैंने आपको समझा दिया। एक सवाल करना चाहता हूं कि वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, तो वृत्त की परिधि पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि पर अपरिमित रूप से क्या हो सकते हैं, अनेक बिंदु हो सकते हैं। कोई जरूरी फिक्स नहीं कि 4 ही होंगे, है ना, अनेक सारे बिंदु हो सकते हैं। और उस बिंदुओं के बिंदु पद को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। 2 बातें आप सीखें, मैं थोड़ा सा इस पे यहाँ रेस करूंगा ताकि अब आपको ढेरों चीजें जिनको आपको पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पे रेस करता हूं। तो मैंने अभी आपको, अगर इतनी मेरी बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी तो अब सारे फार्मूले, हर चीज आपको समझ में आने वाली है। तो ये पॉइंट क्या है, सी है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पहले बेसिक ये पूछना चाहूं कि सर यहां से मैंने मान लो ये कोई पॉइंट था, ये पॉइंट था ए, परिधि पर कोई दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है सी, यहाँ पे मैं लिख चुका हूं तो मैं यहाँ पे पी लिखे देता हूं। उसके बाद क्या, मैंने सी को पहले ए से मिलाया, फिर मैंने सी को बी से मिलाया, फिर मैंने सी को पी से मिलाया। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो ये डिस्टेंस सी ए है, ये जो डिस्टेंस सी बी है, मतलब सी से बी के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस सी बी है, क्या ये बराबर होगी कि नहीं होगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि सर बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि परिधि पर स्थित सारे बिंदु इस बिंदु से क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। इसका मतलब है CP, ये CB, ये CA, या मैं परिधि के किसी बिंदु को C से मिलाऊंगा तो सारी दूरियां एग्जैक्ट बराबर होंगी। और इसी दूरी को क्या कहते हैं, गणितीय टर्म में त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और मैथमेटिकल जितने हम ऑपरेशंस करेंगे वहां पे त्रिज्या को त्रिज्या ना लिख करके इंग्लिश में या तो कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको शायद त्रिज्या वाला भी टर्म समझ में आ चुका होगा क्या होती है। और फिर मैं बताना चाहूं कि वृत्त, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। 2 टर्म आपके क्लियर हुए कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। दूसरी बात आपको क्या क्लियर हुई होगी, दूसरी बात आपकी ये क्लियर हुई होगी। तो आइए फिर से देखिए, मैंने नया फिगर बना दिया है। फिर अभी आपसे पूछ रहा हूं, ये चीज पॉइंट क्या है, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, केंद्र है। ये क्या है, ये सर इसकी क्या है, परिधि है। इस परिधि पर क्या है, इस परिधि पर तमाम बिंदु हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, किसी बिंदु से मिला देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। सिंपल सा बात हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा खेल करूंगा। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इस सेंटर से पहले मैंने उसको इधर मिलाया, फिर सीधे मैंने क्या कहा, सीधे इसी लाइन को मैं सेंटर से लेते हुए दूसरी तरफ जा रहा हूं, यहां तक। मतलब परिधि के मैं 2 बिंदुओं को मिला रहा हूं और क्या कर रहा हूं, केंद्र से होते हुए जा रहा हूं। तो ये लाइन क्या बोली जाती है गणित में, इसको कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डायमीटर। डायमीटर, अब आप थोड़ा सा देखिए, पहले समझिए, पहले बेसिक्स को समझिए। मैंने क्या कहा, ये डायमीटर है, कहां से गया है, केंद्र से होकर के गया है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अपने नजरिए से देखिए जो आपने पीछे पढ़ा। पहले हमको बताइए कि ये अगर सेंटर है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। हमने ए और बी पॉइंट को मिलाया है, लेकिन मैं सेंटर से होकर के गया हूं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है व्यास। क्या मैंने नाम दिया है, व्यास AB। अब थोड़ा सा देखिए, मैं आधी लाइन आप छोड़ दीजिए इधर की। आप C से B को बताइए कि ये क्या है, CB क्या है। CB क्या होगी, ये CB होगी एक त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे, त्रिज्या हो जाएगी। फिर ये देखो C है, ये क्या है, A है, तो ये CA डिस्टेंस क्या होगी, त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। अब आप हमें बताइए कि अभी मैंने पूरे AB को क्या बोला, पूरे AB का मैंने नाम दिया है कि व्यास है, जबकि मैं जब अलग अलग देख रहा हूं तो क्या पा रहा हूं कि ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। कहने का मतलब जो व्यास होता है उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। कितनी त्रिज्याएं होती हैं, 2 त्रिज्या। यहीं से फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला बना कि व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। कहने का मतलब है व्यास त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना। एक व्यास में 2 त्रिज्याएं सन्निहित रहती हैं, और व्यास को मैंने क्या कहा, D से
लिखते हैं तो फार्मूला अगर इसको बना ले तो ये क्या हो गया 2 इंटू आर, कहने का मतलब D बराबर फार्मूला निकल के आ गया 2r। पहला फार्मूला आपको मैंने दिया है कि D बराबर 2r। एक क्वेश्चन वर्बली ले लेते हैं, जैसे अगर आपको अब कोई त्रिज्या बताएगा, आपसे व्यास पूछेगा तो फटाक से आप क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि एक जो अपने पास वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20। अच्छा, अब आप अगर गणित के विद्यार्थी हो तो इतना बेसिक भी जानते हैं कि अगर व्यास त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या व्यास की क्या होगी, आधी होगी। या अगर आप इसको देखना चाहते हो वैसे भी देख लें, 2 इसके संग किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और जो इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई में होता है दूसरे तरफ कहां जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये D/2 इंटू आर बराबर क्या हो गया, आर। तो आर बराबर क्या हो गया, D/2। ये दो फार्मूले में मिले कि आर बराबर D/2 और D बराबर 2r। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए आगे काम आने वाले हैं, इन दोनों को आप याद रखिए, सिंपल सा। उसके बाद बेसिक क्लास आज ले रहा हूं, मैंने कहा सिर्फ बेसिक है ताकि आप थोड़ा सा पहले हमसे कनेक्ट हो जाए, हम आपसे कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको आगामी चीजें सभी समझ में आए। अब मैं कुछ चीजें आपको इसके अंदर की और दिखाऊंगा जो गणित में बहुत इन टर्म का प्रयोग होता है। ये फिर क्या है, सी है। अच्छा, अब मैं एक फिर से लाइन ले रहा हूं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने ए बी को मिलाया था, लेकिन मैं सेंटर से होकर के गया था तो मैंने इसका नाम दिया था व्यास। क्या नाम दिया था, व्यास। लेकिन बट अब की बार मैं क्या हो रहा, मैं फिर से ए से बी तक जाऊंगा, मैं परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाऊंगा, लेकिन मैं सेंटर से होकर के नहीं जाऊंगा। मैंने ए से बी को मिलाया, लेकिन अब की बार मैं सेंटर से होकर के नहीं गया हूं, तब इस लाइन का नाम क्या सर, व्यास होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है, जीवा। क्या बोला जाता है, जीवा। आप इस पॉइंट को नोट कर लें। तो जीवा क्या होती है, जीवा होती है परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिला रेखा जो क्या हो, जो केंद्र से होकर के न गई हो। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे जीवा। लेकिन एक मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो आप जानकारी के लिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे फटाक से बताएंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और दूसरी बात आप नोटिस करने वाली ये है कि जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर खंडों में विभक्त कर देता है। जितना पोर्शन इधर का है उतने पोर्शन इधर का है, अगर आप वृत्त के व्यास की बात करेंगे। खैर, अभी तो हम जीवा की बात कर रहे हैं तो हम जीवा पर चर्चा करेंगे। दो टर्म आपको और समझाएंगे। ये देखो जीवा, ये आपका क्या है, सेंटर। अब आपसे सवाल कई बार करता है, एसएससी में करता है और कर भी सकता है, बेसिक क्वेश्चन है कि संगत लघु वृत्तखंड क्या है और संगत दीर्घ वृत्तखंड क्या है। संगत लघु वृत्तखंड क्या है और संगत दीर्घ वृत्तखंड क्या है। तो पहले आप समझ लें कि ये दोनों टर्म होते क्या है, कहां पर। जब आप किसी वृत्त में कोई जीवा डालते हैं तो जीवा क्या करती है, वृत्त को दो खंडों में बांट देती है। वृत्त को कितने खंडों में बांट देती है, दो खंडों में। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, पूरा वृत्त था, मैंने जीवा डाली, एक छोटा सा खंड इधर है, एक बड़ा सा खंड इधर है। तो अब क्या है, जो खंड छोटा सा है इसे बोलेंगे संगत लघु वृत्तखंड, और जो खंड बड़ा सा बचा है इसे बोलेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड। इस पर होता क्या सर, क्यों समझा रहे हैं, इस पर ढेरों क्वेश्चंस आते हैं। आपको छोटा वाला खंड बता देगा, आपसे ये पूछ सकता है ना, बड़ा देगा, ये इसकी लंबाई बता देगा, ये पूछ सकता है। तो इस आगे इसकी चीजों को हम अनुप्रयोग में देखेंगे किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ये सारे टर्म सीख चुके हैं। अब कुछ फार्मूलों पर चर्चा होगी, बेसिक एक दो क्वेश्चन, फिर आगामी जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ढेरों क्वेश्चंस पर लेकर के आएंगे और आपकी सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सारी कुछ चीज समझ चुके हैं। अब हम दो फार्मूले यहाँ पर लिखेंगे। एक लिखेंगे परिधि का, कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि आप समझ चुके हैं कि किसको बोलते हैं, मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वृत्त की परिधि। और दूसरा फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग बता सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते कि वृत्त का आयतन नहीं होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, मैं बड़ा बड़ा लिखे रहा हूं। 2 और एक साइन है, भी क्या है मैं डिस्कस कर रहा हूं, पाई आर। ठीक है, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। बहुत लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं आर के जैसे, लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब कभी भी हम पहले फार्मूला सीखें तो फार्मूले को रटने से अच्छा है कि पहले उसमें आए हुए जितने भी टर्म्स हैं, हम उन टर्म को अगर बेसिक अच्छे से जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए ये क्या है, 2 पाई आर। ये पाई पहले क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर ले। पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 22/7।
22/7। या कहीं कहीं पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसका सरलीकरण कर लेते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3.14। 3.14 कभी से 14 नहीं बोलेंगे। एक जानकारी और आप नोटिस कर लीजिएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे होते हैं कभी नहीं टोटल नहीं बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूं अगर मान लो, तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि 3.1454, ठीक है, ये कभी ऐसे नहीं बोला जाता है। पॉइंट के बाद में हमेशा नंबर को अलग अलग करके आपको बोलना है। तो ये कितना लिखा है 3.14, ठीक है। उसके बाद पाई का ये वैल्यू आप नोटिस कर लो, पाई बराबर 22/7 या 3.14, जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम उसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को देखिए, ये आपके फार्मूले हो गए, बस इसी फार्मूले का सिर्फ हम प्रयोग करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। तो फार्मूले आप याद कर लीजिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को आप समझ पाए कि r का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ये लगा है r के ऊपर घात, मैं थोड़ा सा आपको इधर साइड में बता देता हूं कि घात का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x की घात 4, तो इस घात 4 क्या बताती है। घात 4 का मतलब यहाँ पे बहुत देसी अंदाज में अगर आप जानना चाहें तो ये जान लें कि x की x से ही गुणा करनी है, और ये जो ऊपर लिखा है ये टाइम्स बताता है कि कितने बार करनी है। आपको x की x से ही मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन बट कितनी बार करनी है, 4 बार। कहने का मतलब x इंटू x इंटू x इंटू x। तो ये क्या होगा, x की घात 4 का मतलब होता है ये। तो इसी तरीके से अगर ये कह रहा है कि r का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि r की r से ही गुणा, लेकिन कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब ये लिखा है r गुणे r। तो अगर कभी में r का वैल्यू पता है कि r का मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5, पचम 25, पचम 25, ठीक है, पचम 25। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूं, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, प्रतिदिन ऐसी रोचक जानकारियों के साथ हम आपसे बीच होंगे, आपके संग साझा करेंगे, एक एक फिगर के बारे में सीखेंगे सारी जानकारियां। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, मैं बना के आपको पहले दिखाता हूं। मैंने एक जो वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र मैंने रखा है C, परिधि पर मैंने कोई बिंदु लिया है P, मैंने आपको CP डिस्टेंस बता दी कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। मैं था पहले थोड़ा और आसानी को मैं 14 मीटर रख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर लेना हो, फिर चलेगा। 14 मीटर है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन करने वाला हूं इससे। सबसे पहले तो आपको बताना है कि इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, दूसरी बात इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहले देखो, जब कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहला हमारा तरीका क्या होना चाहिए, पहले आप लोग जान लें इस बात को। जब कभी हम क्वेश्चन को लें तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया क्या चीज गई है, पहले हमें उसको कहीं साइड में लिख लेना चाहिए। अगर आपका गणितीय प्रक्रिया, गणितीय संक्रिया बहुत तेजी के साथ करते हैं, तब तो आप अगर माइंड में भी उसको रख के कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गणित कमजोर है तो सबसे पहले आपको चीजों को लिख लेना चाहिए साइड में। जैसे ये क्या है, C से P, मैंने अभी आपको सिखाया था कि केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच सूत्र क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हमें R का वैल्यू पता है, तो R बराबर कितना है, 14 मीटर, 14 मीटर। क्या कुछ हमें और बताया गया, हमें कुछ और जानकारियां इसके अंतर्गत नहीं दी गई हैं। तो अब हमें उसने सीधे सीधे क्या पूछा है, अब उसने हमें सीधे पूछा है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल बताइए और वृत्त की परिधि बताइए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अच्छा, परिधि को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो इसे कई बार C से रिप्रेजेंट लोग लिख देते हैं उसको भी, ठीक है। परिधि या परिमाप भी आपसे कह सकता है, तो आप इससे लेकर चिंतित नहीं होंगे। परिधि बोल सकता है, परिमाप बोल सकता है, कोई दोनों में से कोई चीज बोल सकता है, अमूमन परिधि ही बोलेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला मैंने आपको क्या दिया था, 2πr, 2πr। अब सिंपल सा क्या करना है, सारे वैल्यू पुट करने। 2π का वैल्यू कितना मैंने बोला था, 22/7। हाँ, उसके बाद क्या है, r का वैल्यू कितना है, 14 है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सर मैं पाई का मान यहाँ पर क्या रख दूं, 3.14 रख दूं, तो क्या होगा, सही है कि नहीं है? अरे तब भी सर बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा जब गणितीय संक्रियाएं हम करते हैं थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना चाहिए। हमें पता है कि यहाँ पे 14 है, नीचे अगर हम यहाँ पे 7 आएगा तो आराम से कट हो जाएगा और चीजें आसानी से हो सकती हैं। तो हमें वहां पे उस लंबे टर्म को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात भी आपने जानकारी में रखें, नहीं तो कई बार क्या होते हैं बच्चे लंबा खेला करते हैं, 3.14 रख दिया, पॉइंट हटाया, 00 नीचे किया और घंटों खेल रहे हैं। इस चीज को आपको क्या थोड़ा सा लॉजिकली भी अपना माइंड लगाना है। उसके बाद क्या है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूना 4 और 22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88 और बटे 1। अच्छा, आपको पता है कि अगर किसी संख्या के बटे में 1 होता है, ये आप बेसिक जानते हैं कि किसी भी संख्या की
कोई एक से गुणा करने पर उत्तर वही संख्या आती है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। और दूसरी बात क्या है, किसी भी संख्या को अगर आप एक से डिवाइड कराते हैं तब भी उत्तर वही संख्या आती है। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 88। अब एक बात अभी रोचक आपको और मैं सिखाऊंगा। 88 मैंने लिख दिया, क्या सर इसका कोई मात्रक पत्रक लिखना है कि नहीं, कोई यूनिट पीछे लिखनी है कि नहीं लिखनी है, कि सिर्फ 88 ही रख देना है? 88 आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको देखना है कि आपकी त्रिज्या किस मात्रक में थी। तो त्रिज्या किसमें थी, मीटर में थी। तो हमें यहाँ पे पहले क्या लिखना है, मीटर। क्या अब हमें मीटर रखकर ही छोड़ देना है, तब भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो क्या करना, अभी 88 मीटर लिख दिया, 88 मीटर स्क्वायर लिख दिया, 88 मीटर क्यूब लिख दिया, कहने को कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपका सारा सब कुछ सही है, लेकिन आप यहाँ पे आके फंस गए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले समझना है इसमें क्या होगा। मैं बहुत आपको बेसिक बताऊं। तो यहाँ पे क्या, परिधि जो होती है, परिधि में हमेशा क्या होता है, त्रिज्या कितनी बार आप देखो, दो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो आपको पता है कि नियतांक का कभी सर कोई मात्रक नहीं होता। पाई क्या है, एक नियतांक है, नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो बचा कौन, त्रिज्या कितनी बार है, एक ही बार है। तो मीटर कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो सिर्फ इसका आंसर कितना होगा, 88 मीटर। खैर आपको इतना रखना नहीं है, आपको तो ये समझना है कि जब परिधि आएगी तो जो भी मात्रक होगा सिर्फ उसी मात्रक को हम एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई घात नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा इसी पर क्वेश्चन लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं अगर नोट कर रहे हैं तो। दूसरी चीज क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल से आप समझते हैं क्षेत्रफल होता है किस चीज को बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने फिगर में बना रखा है, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसकी ये वाली जगह, ये पूरी इसके अंदर की, थोड़ा सा ऊपर बाहर जा रहा है मारकर, बाहर आप नहीं जाएंगे, आप अपने दायरों के अंदर रहेंगे। इस दायरे परिधि के अंदर की जितनी जगह होती है इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब क्या है, क्षेत्रफल कितना होगा, फार्मूला हमारे पास है, पाई आर का स्क्वायर। सारी वैल्यू रखेंगे। पाई का मान कितना था, 22/7। आर का स्क्वायर, देखिए मैंने भी क्या बोला था, स्क्वायर मतलब आर कितनी है, 14 है। 14 के स्क्वायर का मतलब क्या बना, 14 गुणे 14। सिंपल सा बात, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, आप क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 14 बटे 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ये देता हूं, 14 चक्कू 56, 56 के हुए 6, कह दिया कितना है 5, 14 चक्कू 56, 56 और 5 61, 616 और बटे कितना आया 1 महीना। अभी आपसे कहा था किसी के बटे में 1 आता छोड़ देते हैं। अब 616 आ गया। अब ठीक क्या करना है सर, मीटर लिखना है कि मीटर स्क्वायर लिखना है, तो आप खुद देखो कर सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है सर, इसका होगा ही नहीं। आर है लेकिन कितनी बार है, 2 बार है। 1 मीटर इसका हुआ, 1 मीटर इसका हुआ, और मीटर मीटर की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो हमेशा खैर हम आपको ये नहीं रखना है, मैंने क्या कहा, याद कर लेना है आज से कि जब भी किसी भी हम आकृति का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उसका मात्रक जो हमेशा रखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जो भी पीछे मात्रक लगा होता है, जिसमें मात्रक में दूरी नापी होती है, उसका हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। और अगर आयतन निकाल रहे होते हैं तो हमेशा उसका क्या लिखते हैं, घन लिखते हैं। मीटर में अगर हमने सभी सारी वैल्यू को ले रखा है तो अगर जब हम लास्ट में जब आयतन लिखेंगे 616 मान लो उसका आयतन आया है तो 616 मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो मैंने बेसिक चीजें आपको यहाँ पे समझाई हैं। मैं इसी के साथ एक तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ, इससे आप हमें कल अपना लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जब कल आएंगे डिस्कशन करेंगे इस पर। तो उसके बाद अब हम देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बच्चों को इस चीज को जानकारी होगी, लेकिन क्या है हमेशा से क्या है, बहुत जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। हम जितनी भी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, सारी चीजें हमारी उतनी मजबूत होती हैं, है ना, ज्ञान संगठित होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन पर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने आज आपको सिखाया, आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको बस फिगर के माध्यम से मैं दूंगा, और एक पहला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, बीच में सेंटर सी है, सी से होकर जाते हुए मिलाया गया ए बी को। यहाँ पे जो ए बी मतलब जो व्यास ए बी है, व्यास ए बी हो गया, इसकी डिस्टेंस आपको पता है 42 सेंटीमीटर अगर हो, अगर व्यास ए बी बराबर 42 सेंटीमीटर हो तो इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और इसकी परिधि निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, परिधि। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके हवाले। और इसी के साथ आज की वीडियो को बस यहीं पे रोकेंगे।
और इसके आगे आने वाली क्लास में हम लोग ढेरों डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बीच लेंगे। पहली क्लास थी तो मैंने जो भी बेसिक्स था, पहला संवाद हमारे आपके बीच का था। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आप देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमें नॉलेज है और जहां से भी मैं अच्छी जानकारी आपको एकत्र करके आपके बीच ला सकता हूं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस इसके बदले आपसे एक छोटी सी चीज चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इधर उधर वीडियो को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है काफी दूर तक आपके मित्रों तक, जितनी दूर तक जाएगी, ज्ञान जहां तक जाए वो कम है। तो इससे पुण्य के काम में आप भी भागीदार बने और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।